वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन इन माय अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ अनीता बायो कॉन्सेप्ट। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वायरस इन्फेक्टेड सेल। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी कोई वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है देन उसका पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, किस तरह के इन्फेक्शंस उस सेल में हो सकते हैं। वो इन्फेक्शंस या तो लेटेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, या तो एबॉर्टिव इन्फेक्शन हो सकते हैं, या तो प्रोडक्टिव इन्फेक्शन हो सकते हैं। प्रोडक्टिव इन्फेक्शन जो है वो भी परसिस्टेंट हो सकते हैं। लेटेंट इन्फेक्शन जो होते हैं वो भी परसिस्टेंट हो सकते हैं, मीन्स वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए रह सकते हैं। इवन कभी कभी वो लाइफ टाइम के लिए सेल्स में रह जाते हैं, बॉडी में रह जाते हैं। कई बार सेल का डेथ हो जाता है, और कई बार प्रोडक्टिव इन्फेक्शन में कई बार सेल का डेथ भी हो जाता है, और कई बार जो होता है वो एपोप्टोसिस का भी इंडक्शन होता है। कई बार सेल जो होता है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ के अंदर किल्ड हो जाता है, वो मर जाता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ के अंदर। तो आज हम बात करेंगे सेल का जो इन्फेक्शन होता है वो कितने तरह का है, क्या है ये एबॉर्टिव इन्फेक्शंस, लेटेंट इन्फेक्शंस, प्रोडक्टिव इन्फेक्शंस। और देन आफ्टर हम बात करेंगे एनिमल्स में, हमारे बॉडी में, इवन वर्टिब्रेट्स के बॉडी में जो हमने इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात की थी, वो इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं उनके, जो कि इन पॉसिबल आउटकम्स, ये जो पॉसिबल आउटकम्स हो रहा है इन्फेक्शंस का, जो भी सेल वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है उसका जो अपना वो पॉसिबल आउटकम दिखाता है इन्फेक्शन का, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं एडेप्टिव या इनेट इम्यूनिटी के, जो कि उनको हैम्पर करते हैं या उनके लिए वो अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, दिस इज एबॉर्टिव इन्फेक्शन। दिस इज एबॉर्टिव इन्फेक्शन। तो हम एबॉर्टिव इन्फेक्शन से शुरू करेंगे। एबॉर्टिव इन्फेक्शन जो है वो क्या होता है? फर्स्ट है हमारा एबॉर्टिव इन्फेक्शन। ओके, तो एबॉर्टिव इन्फेक्शन में हम जनरली देखते हैं कि इसमें ना तो लेटेंट इन्फेक्शन होता है और ना ही इसमें प्रोडक्टिव इन्फेक्शन देखने को मिलता है। नाइदर लेटेंट इन्फेक्शन नॉर प्रोडक्टिव इन्फेक्शन। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्टिव इन्फेक्शन क्या है। प्रोडक्टिव इन्फेक्शन का मतलब होता है जब कोई वायरस हमारे सेल को या बॉडी के किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, तब वो अपना एक सर्टेन नंबर अटेन करने के बाद उस सेल को लाइज कर देता है, और वो अपने आप को रेप्लिकेट करके अपने नंबर्स को इंक्रीज करके वो सेल के बाहर आ जाता है, उसका ज़्यादा नंबर में प्रोडक्शन हो जाता है। सो दिस इज नोन एज प्रोडक्टिव इन्फेक्शन। इस तरह के इन्फेक्शन को हम प्रोडक्टिव इन्फेक्शन कहते हैं। और लेटेंट इन्फेक्शन जो होता है, लेटेंट इन्फेक्शन जो होता है, यहाँ पे वायरस का जेनोम रह सकता है, परसिस्ट कर सकता है लाइफ टाइम, इवन फॉर लाइफ टाइम। इट कैन persist even for lifetime inside the cell, inside the सेल। इवन ये लेटेंट इन्फेक्शन में वायरस क्या करता है, कभी कभी वो जब वो सेल डिवाइड करता है तो उसके डॉटर सेल्स में भी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इवन जब उस सेल का डिवीजन होता है, आफ्टर सेल डिवीजन, इट कैन बी कैरीड इन द डॉटर सेल ऑल्सो। ये इतना ज़्यादा लेटेंसी जो है वो मेंटेन कर सकता है। और प्रोडक्टिव में हमने देखा कि जो वायरसेस सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो अपने नंबर्स को इंक्रीज करके सेल को लाइज कर देते हैं और वो बाहर आ जाते हैं। बट ये प्रोडक्टिव इन्फेक्शन में कई बार ऐसा भी होता है कि वायरसेस जो होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। और ये सर्वाइवल का जो टाइम पीरियड होता है, इट कैन बी शॉर्ट, इट कैन बी लॉन्ग। तो अगर ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल HIV के केस में शॉर्ट टाइम के लिए भी ये हो सकता है, और इवन इट कैन बी प्रोडक्टिव इन्फेक्शन कैन बी परसिस्टेंट, सो इट कैन बी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हेपेटाइटिस B के केस में हम देखते हैं ये लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए परसिस्ट कर सकता है। ओके, तो
अब हम देखेंगे कि ये जो एबॉर्टिव इन्फेक्शन हम देख रहे हैं, ये एबॉर्टिव इन्फेक्शन जो है वो क्यों होता है, क्यों ये एबॉर्टिव इन्फेक्शन में ना तो लेटेंसी दिखता है और ना ही प्रोडक्टिव इन्फेक्शन दिख पाता है। व्हाई इट ऑकर? क्योंकि एबॉर्टिव इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि वायरस का जो जीनोम होता है वो डिफेक्टिव होता है। वायरस के जीनोम में म्यूटेशन हो जाता है। वायरस का जो जीनोम है वो म्यूटेट हो जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि इसमें डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। और ये डिफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो वायरस का रेप्लिकेशन साइकिल होता है सेल के अंदर, दैट इज़ नॉट कंप्लीटेड। सो डिफेक्टिव वायरस हो जाने की वजह से इसका जो भी रेप्लिकेशन साइकिल होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। और इस रेप्लिकेशन साइकिल को, इस डिफेक्टिव वायरस के रेप्लिकेशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक ऐसा वायरस का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, एक ऐसा वायरस का नीड होता है जो कि इसके रेप्लिकेशन साइकिल को, जो इसके डिफेक्टिव फंक्शन को पूरा कर दे। और उस तरह के वायरसेस को हम क्या बोलते हैं? उस तरह के वायरसेस को हम हेल्पर वायरस बोलते हैं। सो we can say that in case of abortive infection, some mutation of the viral genome is being not properly being responsible to carry out the functions, and so it needs a helper virus to maintain the फंक्शन, टू मेंटेन और टू कंप्लीट द रेप्लिकेशन साइकिल। तो ये तो हो गई बात कि भाई जो एबॉर्टिव इन्फेक्शन है वो क्यों हो रहा है, एबॉर्टिव इन्फेक्शन में क्या हो रहा है और लेटेंट इन्फेक्शन में क्या हो रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे एस्पेक्ट की, जिसमें हम ये डील करेंगे कि इस तरह के पॉसिबल आउटकम्स जो भी एक वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं सेल के अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स होता है, बहुत तरह के इन्फेक्शंस का ऑनसेट होता है। तो उस तरह के इन्फेक्शंस के लिए वर्टिब्रेट्स में या एनिमल्स में हमने देखा कि दो तरह के हमने इम्यून सिस्टम को स्टडी किया है, या तो वर्टिब्रेट्स के केस में भी हम बोल सकते हैं, और वो क्या है? इनेट इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि इनेट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो कैसे इन पॉसिबल आउटकम्स को सॉल्व करते हैं, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो स्पेशली टुडे आई एम गोइंग टू डील अबाउट द इनेट, जिसमें मैंने आपको बताया है, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इनेट इम्यूनिटी में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो इंटरफेरॉन्स, जो अभी मैं यहाँ पे आपको वायरस के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, इंटरफेरॉन्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। ओके, सो फर्स्ट हम बात करेंगे इंटरफेरॉन्स के बारे में। इंटरफेरॉन्स जो है वो हमने ये देखा कि इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो इंटरफेरॉन्स आर वायरल इन्फेक्टेड प्रोटीन्स, वायरस इन्फेक्टेड प्रोटीन्स। बट सेल के अंदर इसके प्रोडक्शन को ट्रिगर कौन करता है? विच इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ गोइंग टू ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स इनसाइड दोज टाइप ऑफ सेल्स विच आर वायरस इन्फेक्टेड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विच इज़ द मॉलिक्यूल विच इज़ गोइंग टू ट्रिगर इट। सो आपको याद रखना है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है वही स्पेशली इंटरफेरॉन्स के प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, अब इसका जो सोर्स है वो कहाँ से आएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल आया कहाँ से? तो इसके दो सोर्स हो सकते हैं, या तो जब कोई डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम वाला वायरस इन्फेक्ट करेगा उस सेल को, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम वाला वायरस उस सेल को अफेक्ट करेगा। तो ये तो समझ में आया कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस अगर है तो वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ गया। लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस कैसे? तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए व्हेन इट विल बी रेप्लिकेटेड, व्हेन इट विल बी
replicated, so this source will come. डबल स्टैंडर्ड RNA जो है वो वहाँ से आ गया। अब हम देखेंगे कि इंटरफेरॉन्स जो प्रोड्यूस हुआ, डबल स्टैंडर्ड RNA ट्रिगर किया इंटरफेरॉन्स के प्रोडक्शन को, तो ये इंटरफेरॉन्स का रोल अब क्या है? इंटरफेरॉन्स, जैसा कि हम जानते हैं, इंटरफेरॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल से, और वो अपने नियर बाई एडजेसेंट सेल्स के पास जाता है। जो हेल्दी सेल्स होते हैं, नियर बाई एडजेसेंट सेल्स के मेम्ब्रेन पे, सरफेस मेम्ब्रेन पे जो भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे वो जाता है। एंड जाने के बाद वो या तो वो एडजेसेंट सेल्स के पास जा करके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके वो उनको बचाता है, they prevent those cells from the virus infections, means it provide the antiviral activity। या तो ये और एक काम कर सकता है, it can activate T cell mediated immunity, okay? या तो ये T cell mediated immunity कैरी आउट कर सकता है। तो इंटरफेरॉन्स यहाँ पे दो काम कर रहा है प्रोडक्शन होने के बाद, या तो वो नियर बाई एडजेसेंट सेल्स के पास जाकर उन्हें प्रिवेंट कर रहा है फर्दर वायरल इन्फेक्शन से, या तो फिर वो एक्टिवेटेड टी सेल्स को वो मेडिएट करता है, मीन्स वो इट कैन एक्टिवेट टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जो भी इम्यूनिटी टी सेल्स के थ्रू कैरी ओवर होता है, मेडिएशन होता है उसका, वो उन टी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। ओके, तो फिर हम देखते हैं कि ओके ये इंटरफेरॉन्स तो ये सारा काम कर रहा है। अब हम देखेंगे कि किस तरह का इंटरफेरॉन्स क्या काम कर रहा है। सो इंटरफेरॉन्स बेसिकली तीन तरह का होता है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा और बीटा इंटरफेरॉन्स जो होता है, एक्चुअली दीज टाइप ऑफ इंटरफेरॉन्स कैन बी सिक्रीटेड, कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सेल टाइप। ये बहुत तरह के सेल टाइप से इनका जनरेशन होता है। ओके, जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है, ये हमेशा वायरल इन्फेक्शंस के ही बाद प्रोड्यूस होगा, और जब भी वायरस का इन्फेक्शन होगा तो मोस्ट ऑफ द सेल टाइप्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस द अल्फा एंड बीटा इंटरफेरॉन्स। ओके, और अल्फा और बीटा इंटरफेरॉन्स का एक मेन जो फंक्शन होता है ये होता है कि इट कैन डिफ्यूज़, ये जो है वो अपने साइट से प्रोड्यूस होने के बाद डिफ्यूज़ कर जाता है। इट कैन डिफ्यूज़ नियर बाई टुवर्ड्स द नियर बाई सेल्स एंड देन आफ्टर इट इज़ गोइंग टू ट्रिगर द एंटीवायरल एक्टिविटी। तो ये हो गई बात कि अल्फ़ा एंड बीटा इंटरफेरॉन्स जो है कैसे अपने साइट पे प्रोड्यूस होने के बाद वो नियर बाई सेल्स के पास डिफ्यूज़ कर जाते हैं, एंड देन आफ्टर हाउ दे ट्रिगर द एंटीवायरल एक्टिविटीज़। तो ये एंटीवायरल एक्टिविटीज़ को नियर बाई सेल्स के पास जाने के बाद यहाँ पे वो उनके सेल सरफेस पे जो भी इंटरफेरॉन्स के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ जाकर बाइंड करते हैं, एंड देन आफ्टर दे ट्रिगर द एंटीवायरल एक्टिविटी इनसाइड दैट सेल। जो भी हेल्दी सेल्स होते हैं उनके अंदर वो एंटीवायरल एक्टिविटी को जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सारा काम किया। नाउ अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या करता है ये अल्फ़ा और बीटा इंटरफेरॉन, सो दैट इट इज़ बीइंग एबल टू ट्रिगर द एंटीवायरल एक्टिविटी। तो इसमें मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगी। इसमें जो सबसे पहला काम ये करता है वो होता है वैसे जीन्स को ये एक्टिवेट कर देता है जो कि एंटीवायरल प्रोटीन्स को इनकोड कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी एंटीवायरल एक्टिविटी करते हैं वो एंटीवायरल प्रोटीन्स करेंगे, और जो एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं उनको इनकोड कौन करेगा, तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक जीन्स उनको इनकोड करेगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्टिवेशन ऑफ दोज जीन्स शुड बी इनिशिएटेड। सो ये जो अल्फ़ा बीटा इंटरफेरॉन्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे कैन डू, दे आर गोइंग टू एक्टिवेट those type of genes which encode antiviral protein, जो antiviral proteins को
इनकोड करते हैं। ओके, तो एंटीवायरल प्रोटीन्स को इनकोड करने वाले जीन्स को वो एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे कि इसमें 2-3 एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड, ये जो है यहाँ से अल्फा बीटा यहाँ से निकला, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज आर। ओके, तो इस तरह के जीन्स को वो एक्टिवेट करते हैं। और एक और मैं एग्जांपल आपको दूंगी, आरएनएज एल। तो इस तरह के एंटीवायरल प्रोटीन्स को, एंटीवायरल एंजाइम्स को ये इनकोड करने वाले जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। एंड दूसरा काम वो करते हैं, जो इंटरफेरॉन्स होते हैं, वो दूसरा काम क्या कर रहे हैं, वो जो है वो दूसरा फंक्शन मैं यहाँ पे लिख दूँ। Okay, they are going to stimulate the production of MHC class 1 major histocompatibility class 1 molecules along with peptide, okay, on the cell surface। तो ये MHC पेप्टाइड का जो प्रोडक्शन होता है उसको वो स्टिमुलेट कर देते हैं, सो दैट कि वो जो प्रोटिया, और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, इसके साथ साथ प्रोटियाजोम प्रोटीन को भी वो प्रोटियाजोम प्रोटीन को भी प्रोडक्शन को ये स्टिमुलेट करते हैं। ये प्रोटियाजोमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्पेशली जो एंटीजन या प्रोटीन्स का फ्रेगमेंटेशन होता है उसको करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, प्रोटियाजोमल कॉम्प्लेक्स। तो ये इट कैन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ MHC1 पेप्टाइड एज वेल एज प्रोटियाजोम प्रोटीन, सो दैट इट इज़ गोइंग टू इन्हांस द, और ये क्या काम करता है, हम आगे इम्यूनोलॉजी लेक्चर में मैं बात करूंगी आपसे कि जो क्लास 1 MHC का जो क्लेफ्ट होता है उसमें जो भी पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बाइंडेड होते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं T cells के थ्रू। So T cells can recognize only those type of antigens or peptide fragments which are associated with the MHC मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अगर क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल है और उसके क्लेफ्ट में एंटीजेनिक पेप्टाइड फ्रेगमेंट है तो वो रिकॉग्नाइज होगा TC सेल्स के थ्रू, और अगर क्लास MHC2 मॉलिक्यूल है अलॉन्ग विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स देन इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय TH। वो बाद की बात है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इंटरफेरॉन्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल प्लस पेप्टाइड के प्रोडक्शन को और प्रोटियाजोम प्रोटीन को। तो ये हो गई बात कि किस तरीके से जो इंटरफेरॉन्स है वो एंटीवायरल एक्टिविटी को ट्रिगर करते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट, दे ऑल्सो एक्टिवेट नेचुरल किलर सेल्स एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये एपोप्टोसिस को भी कैरी ओवर करवाते हैं। एपोप्टोसिस मीन्स प्रोग्राम्ड सेल डेथ, तो ये एपोप्टोसिस का भी इंडक्शन करते हैं। ओके, अब ये जो NK सेल्स है, ये NK सेल्स एक्चुअली थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेनली ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ये स्पेशली ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये NK सेल्स करते क्या है, NK सेल्स जो हैं वो परफोरिन्स को रिलीज करते हैं, वैसे प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाता है और एपोप्टोसिस का इंडक्शन करवाता है।
ठीक है। तो ये NK सेल्स जो है वो इस तरह से एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है। सो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमने देखे कि कैसे इंटरफेरॉन्स का जनरेशन हुआ। डबल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस और इवन सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस जब वो रेप्लिकेट करके डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाते हैं तो कैसे वो इंटरफेरॉन्स को ट्रिगर करते हैं एक वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर प्रोड्यूस होने के लिए, प्रोडक्शन होता है। एंड देन आफ्टर वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं, अल्फा एंड बीटा जो इंटरफेरॉन्स होते हैं वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं और अपने एडजेसेंट नियर बाई सेल्स के पास जाते हैं। उनके सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ वो बाइंड करते हैं एंड देन आफ्टर वो एंटीवायरल एक्टिविटी ट्रिगर करते हैं और वो इस एंटीवायरल एक्टिविटी को ट्रिगर करने के लिए वैसे जीन्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड RNA डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज R को फॉर्म करते हैं और RNA सेल को भी वो प्रोड्यूस करते हैं। देन आफ्टर वो MHC1 और पेप्टाइड प्लस प्रोटियाजोम प्रोटीन को के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करवाते हैं। देन आफ्टर नेचुरल किलर सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं और नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो अपने टारगेट सेल्स को मींस वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को वो किल कर देते हैं, मार देते हैं आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ परफोरिन, जो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उनके अंदर जाते हैं और एपोप्टोसिस मींस प्रोग्राम्ड सेल डेथ का इंडक्शन करवाते हैं। एंड फाइनली ये जो है वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या अपने टारगेट सेल्स को मार सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनेट इम्यूनिटी फैक्टर्स। जो फैक्टर्स हमने देखे इंटरफेरॉन्स और नेचुरल किलर सेल्स, ये एक्चुअली इनेट इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जो कि इतने सारे जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जब एक वायरस एक सेल को इन्फेक्ट करता है उनको वो कैसे अफेक्ट करते हैं और कैसे अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं। ये कंपोनेंट जो इनेट सिस्टम के हैं, इनेट इम्यून सिस्टम के, वो कैसे अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वायरल इन्फेक्शंस, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरल इन्फेक्शन, एंड हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम is going to respond towards them. So thank you. If you liked my video, please subscribe my channel and share it among your friends.